Hello guys, hope you are doing well. So we are dealing with module 4 of our series Contract Act 1. If you haven't seen the videos of module 1, module 2 and module 3, the link is in description. Do follow us from starting to understand this topic. So आज के टॉपिक का कंटेंट है फ्री कंसेंट फ्रॉम सेक्शन 13 टू सेक्शन 22. सो इट इज एडवाइजेबल कि आप सब अपना बेयर एक्ट अपने साथ लेके बैठें अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो. Do consider subscribing to Law Minds for more such informative videos and do like, share and subscribe if you like this video. So, what is consent? Consent क्या है? As per section 10, एक बहुत essential part होता है एक valid contract बनाने का, that is free consent. According to section 14, उसकी definition क्या बोलती है? Consent is said to be free when it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, and mistake. Consent is said to be caused when it would have not been given but for the existence of such coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, or mistake. If a consent of a party is not free, that is, it has been taken by one of the above stated factors, the contract wouldn't be valid. तो ये बोलता है सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18 और सेक्शन 20, 21 और 22 में कुछ कंडीशंस दे रखी है जो एक फ्री कंसेंट को वायलेट करती हैं. अगर उनके द्वारा कोई भी कंसेंट लिया गया है या उनके तहत कोई भी कंसेंट लिया गया है तो कंसेंट फ्री नहीं माना जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो फिर हम आते हैं सेक्शन 15 पे. कोर्जन. कोर्जन क्या है? So reading from Bear Act, kindly open your Bear Act. Coercion क्या है? Coercion is defined under section 15. It says that coercion is the committing or threatening to commit any act forbidden by IPC or by unlawful detaining or threatening to detain any property to prejudice to any person whatever with the intention of causing any person to enter into a agreement. तो क्या बोल रहा है? इसके essentials क्या हैं? किसी को भी कमिट करना या डराना या धमकाना किस चीज के लिए? कोई भी ऐसा एक्ट जो कि आईपीसी द्वारा फॉरबिड करा गया है या फिर कुछ अनलॉफुल है, उसकी प्रॉपर्टी लेकर उसको डिटेन कर या फिर उस इंसान को गलत तरीके से बहला फुसला कर डिटेन कर किस इंटेंशन से? कि उसे कॉजिंग उसका कंसेंट लेने के लिए, उसको एग्रीमेंट में हामी भरवाने के लिए. तो इसको क्या बोला जाएगा? कोर्जन. तो इसकी डिटेल नोट्स आपकी स्क्रीन पे विजिबल हैं. अब हम एलिमेंट्स ऑफ कोर्जन क्या क्या होते हैं? कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ और एनी अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी. तो ये इसके दो एसेंशियल हो गए. हमने आपको शॉर्टन करके दिया है जिससे कि आप अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाए. तो इसमें इंटेंशन क्या होता है? इंटेंशन क्या है? कोर्जन मस्ट बी डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग अ पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट. तो कोर्जन का मेन मोटिव क्या होता है? कंसेंट लेना. कंसेंट किस चीज के लिए? एग्रीमेंट में एंटर करने के लिए कंसेंट लेना. फिर क्या होगा? इफेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट. अब इसका इफेक्ट क्या होगा एग्रीमेंट पे? इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू कोर्जन इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अ पार्टी हु कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय कोर्जन. तो जो कंसेंट कोर्जन के द्वारा लिया गया है तो वो क्या पावर देता है? जिस पार्टी ने अपना कंसेंट कोर्जन के थ्रू दिया गया है उस पार्टी पे ये पावर है कि वो उस एग्रीमेंट को वॉइड कर सकती है, अपने हिस्से पे मना कर सकती है फुलफिल करने के लिए. तो कॉन्ट्रैक्ट का नेचर कैसा हो जाता है? वॉइडेबल ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टी हु हैज गिवन अ कंसेंट ऑन द बेसिस ऑफ कोर्जन. इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? थ्रेटनिंग फिजिकल हार्म और डैमेजिंग अ प्रॉपर्टी. किसी ने आपको रास्ते में जाते हुए देखा और पकड़ लिया और आपसे बोला कि इस पेपर पे साइन कर. ठीक है, आपने उस पे साइन कर दिया. वो पेपर क्या बोलता है कि अब से आपकी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम. तो क्या हो गया? आपको डरा धमका कर ये थ्रेट देकर आपकी प्रॉपर्टी ले गई है. तो क्या हो गया? ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपके हिस्से पे. फिर आ गया अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी. कब्जा कर लेना या फिर छीना झपटी से या फिर गैर कानूनी तरीके से आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेना. तो क्या हो गया? ये कोर्जन का हिस्सा हो गया. इफेक्ट्स क्या होते हैं कोर्जन के? जैसा कि मैंने पहले बोला, फर्स्ट इफेक्ट होगा वॉइडेबल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट. किसके पार्ट पे? उस पार्टी के पार्ट पे जिसने की कंसेंट दिया है. फिर क्या हो जाएगा? पार्टी सब्जेक्ट टू कोर्जन हैज अ ऑप्शन टू वॉइड द कॉन्ट्रैक्ट. सेम चीज है. एक्सेप्शंस क्या होते हैं? इफ अ पार्टी हु वाज सब्जेक्ट टू कोर्जन आफ्टर कोर्जन हैज चीज confirms that contract
द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वैलिड। कॉर्जन खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद जिस पार्टी के लिए कॉर्जन हुआ था, उसे डराया गया था जिस व्यक्ति को, उसने बोल दिया नहीं नहीं ये तो वैलिड है, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो गया? वैलिड हो गया। अब उसने खुद ही हामी भर दी बिना किसी डर के, बिना किसी कॉर्जन के, तो क्या हो गया? वो कॉन्ट्रैक्ट अब वैलिड हो गया। रेमेडीज क्या क्या होती हैं सेक्शन 15 के अंदर? द पार्टी फेसिंग कॉर्जन कैन वॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, जो अफेक्ट होता है वही रेमेडी होती है। लीगल रेमेडी अवेलेबल फॉर द डैमेजिंग रिजल्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट। आप कुछ भी आपको लीगल डैमेजेस हुए हैं, आपकी मानसिक स्थिति खराब हुई है, तो आप उसके लिए डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। होप आपको सेक्शन 15 समझ में आया होगा। मूविंग फॉरवर्ड टू सेक्शन 16, दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। रीडिंग फ्रॉम बेयर एक्ट, Section 16. A contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the party is in position to dominate the will of the other and use that the position to obtain unfair advantage over other. तो इसमें मेन पार्ट क्या है? पोजीशन टू डोमिनेट। एक ऐसी पोजीशन पे होना कि आप किसी को डोमिनेट, सुपरवाइज कर सकते हैं अपनी लिए चीज करवाने के लिए। तो क्या हो गया? आप एक की पोजीशन का गलत इस्तेमाल करना। पॉइंट नंबर 2, इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू जनरलिटी ऑफ फॉरगोइंग प्रिंसिपल, a person is deemed to be in position to dominate the will of other. A, where he holds a real and apparent authority over the other, or where he stands in fiduciary relation with other. B, where he makes a contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by the age, illness or mentality or bodily distress. तो इसमें क्या बोलता है? किसी भी ऐसे व्यक्ति के को प्रभावित करना अपनी पोजीशन से जो कि मानसिक रूप या शारीरिक रूप से असहनीय है। दूसरा, फिड्यूशरी रिलेशन है। फिड्यूशरी मतलब ट्रस्टवर्दी रिलेशन, एक पेरेंट चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशन, गार्जियन और चिल्ड्रन का रिलेशन, ये क्या होता है? फिड्यूशरी रिलेशनशिप। तो हम इसकी बेसिक समझते हैं। इसकी डेफिनेशन, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या बताता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस इन्वॉल्व टेकिंग एडवांटेज ऑफ अ पोजीशन और अ पावर और ट्रस्ट टू एक्सप्लॉइट द अदर पार्टी। तो ट्रस्ट इसमें क्या है? फिड्यूशरी रिलेशनशिप। पावर क्या है? पोजीशन हमारी जो हम होल्ड करते हैं, डोमिनेटिंग पोजीशन। फिर क्या आता है? एलिमेंट्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या क्या है? फर्स्ट इज डोमिनेंट पार्टी मस्ट हैव रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर। जो डोमिनेंट पार्टी है उसके पास रियल और अपेरेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, मतलब क्लियर अथॉरिटी होनी चाहिए। फिर डोमिनेंट पार्टी मस्ट यूज द पोजीशन टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज। जो डोमिनेटिंग पार्टी है उसने अनफेयर एडवांटेज, फेयर एडवांटेज की बात नहीं हो रही, अनफेयर एडवांटेज जो व्यक्ति नॉर्मल रूप से नहीं करता, उसने उसे दबोच के, उसे डरा धमका के, अपनी पोजीशन के अंडर करा के क्या करा है? उसको एडवांटेज लिया है, तो उसे क्या बोलेंगे? अनफेयर एडवांटेज। थर्ड पॉइंट आता है प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस कब कब मानी जाती है? फर्स्ट, इन सर्टेन रिलेशनशिप्स लाइक दैट ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, जो हमने बात करी फिड्यूशरी रिलेशनशिप की, उसमें आप प्रिज्यूम करते हैं एक ट्रस्ट। उस ट्रस्ट के रहते आप कुछ अनड्यू एडवांटेज या कुछ ऐसा काम करवाते हैं उस व्यक्ति से कि जो वो नॉर्मल कोर्स में नहीं करता, तो क्या हो गया? अनड्यू इन्फ्लुएंस। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाई करेगा? Once a party alleges undue influence, the burden of proving that the contract was not induced by undue influence rests on the party asserting the influence. जिस पार्टी ने इन्फ्लुएंस असर्ट करा है उसके ऊपर लाई करेगा कि वो उसको करे कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस में करा गया है, मतलब जो क्लेम कर रहा है वही प्रूव करेगा कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंडर है। प्रिजम्पशन ऑफ फिड्यूशरी रिलेशनशिप, if a person is a position where she can dominate a will of other and a contract is entered into between them, it is presumed that the contract was induced by undue influence. तो इसमें क्या है? अगर वो किसी पार्टी ऐसी पोजीशन में थी कि वो उसे इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रिजम्पशन माना जाएगा कोर्ट के द्वारा। नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है? Undue influence is more likely to be presumed in relationship involving trust, confidence and dependence. कहाँ कहाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस के इंग्रेडिएंट काम आते हैं या फिर कहाँ का प्रिज्यूम्ड होता है? जहाँ की ट्रस्ट की बात हो रही हो, एक कॉन्फिडेंस की बात हो रही हो, एक अथॉरिटी या डोमिनेटिंग पोजीशन की बात हो रही हो। इसके इफेक्ट क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर कर देता है। किसके पार्ट पे? उस पार्टी के पार्ट पे जिसने की अनड्यू इन्फ्लुएंस के रहते अपना असेंट दिया है। रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट, if a party influence chooses to avoid the contract,
Any advantage gained by the party exercising undue influence must be restored. जो भी एडवांटेज उस पार्टी ने करे हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस के रहते हुए वो रिस्टोर हो जाएंगे, बैक मिल जाएंगे उस पार्टी को जिसने कि अपना कंसेंट दिया था। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? टेकिंग एडवांटेज ऑफ मेंटल कैपेसिटी ऑफ अनदर, एक्सप्लॉइटिंग अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट सच एज बिटवीन अ सॉलिसिटर एंड अ क्लाइंट। ठीक। रेमेडीज क्या होंगी? अवॉइड करना कॉन्ट्रैक्ट को, या फिर वॉइडेबल ऑन द पार्ट ऑफ जिस पार्टी ने अपना कंसेंट दिया है, या फिर जितने भी लॉसेस हुए हैं उनके लिए क्लेम डालना। ये रेमेडीज होंगी सेक्शन 16 में। होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये आप वीडियो आप तक पहुंच रही है, डू कंसिडर लाइक सब्सक्राइबिंग टू लॉ माइंड एंड फॉर मोर अपडेट डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, एंड फॉर फ्यूचर we are planning to have really good courses if you are looking forward to join us. नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम फ्रॉड पे। अगर आपको अभी तक का कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, फिर हम मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर है ये चीज, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक बताइएगा। आवर टीम इज देयर टू हेल्प यू विद इट। तो सेक्शन मूविंग फॉरवर्ड विद सेक्शन 17, दैट इज फ्रॉड। When the consent of a party to contract has been obtained by fraud, the consent is not free. Consent which is necessary for the formation of a valid contract. ठीक है। फ्रॉड के द्वारा भी जो कंसेंट लिया जाता है वो फ्री कंसेंट के डेफिनेशन में नहीं आता। रीडिंग फ्रॉम बेयर एक्ट सेक्शन 17, fraud means and includes any of the following act committed by a party to a contract or with a convenience or by his agent with intent to deceive another party thereto his agent or to induce him to enter into the contract. First, the suggestion as a fact of which is not true by one who does not believe it to be true. ऐसा कोई फैक्ट सजेस्ट करना जो कि सच नहीं है, उसके द्वारा सजेस्ट करा हो जिसको पता है कि वो सच नहीं है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं आगे समझाता हूं, जब तक पहले रीडिंग पूरी कर लेते हैं। सेक्शन 2, द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीव। आपने जानबूझ के फैक्ट्स छुपाए जबकि आपको पता था कि वो चीज बताने लायक है। वो उस चीज का अगर वो चीज बता दी जाती है तो डिसीजन बदल सकता है पार्टीज का। देन आता है क्लॉज 3, अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। कोई ऐसा प्रॉमिस कर दिया गया कि आपको परफॉर्म ही नहीं करना। कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन कर लिया लेकिन आपने उसका टास्क पूरा नहीं करा, तो क्या हो गया? ये इंटेंशन ही नहीं था आपका परफॉर्म करने का। फिर फोर्थ पॉइंट क्या आता है? एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। कोई भी ऐसा एक्ट करना जो कि आपको धोखाधड़ी करने के लिए इंटेंड करे। सेक्शन पॉइंट 5, एनी सच एक्ट और ओमिशन एज अ लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट। कोई ऐसा एक्ट करना जो लॉ के द्वारा फ्रॉडुलेंट पहले से ही घोषित कर दिया गया। तो हम इसको आगे पढ़ते हैं, पहले इसके बेसिक्स जान लेते हैं। डेफिनेशन क्या बोलती है? फ्रॉड इन्वॉल्व्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करना। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन मतलब आपको तो पता है कि वो चीज गलत है लेकिन आप जानबूझ के नोइंगली वो चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं दूसरी पार्टी को जिसको नहीं पता कि वो चीज सही है, लेकिन आपको तो पता है कि वो चीज गलत है। नॉलेज होते हुए चीजों को छुपाना, एक्टिव कंसीलमेंट। या फिर ऐसा कोई प्रॉमिस करना जो आप कभी फुलफिल ही नहीं करना चाहते थे, या फिर ऐसा कोई एक्ट करना जो कि लॉ के द्वारा एक्सप्रेसली फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, ये तो होगा इसकी डेफिनेशन में। एलिमेंट्स क्या आते हैं? फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, नॉलेज और रेकलेसनेस, एक्टिव कंसीलमेंट, इंटेंट टू डिसीव और डैमेजेस। ये सारे इसके एलिमेंट्स होते हैं जो मैंने डिटेल में आपको पहले ही समझा दिए। इफेक्ट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा इससे। साइलेंस इन अमाउंटिंग टू फ्रॉड। साइलेंट अमाउंटिंग होता है फ्रॉड के लिए। हाँ, अगर आपको पता है कि आपका साइलेंट रहना एक इंटेंट, एक इम्प्लाइड हाँ भर रहा है जो कि गलत चीज के लिए है, तो क्या हो जाएगा? वो फ्रॉड है। इफ अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट इंटेंशनली कंसील्स अ मटीरियल फैक्ट or does not disclose it, whether duty to do it was a duty to do that, it would amount to fraud. कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, जैसा कि मैंने बताया, चुप रहना या झूठ बोलना वो होता है कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। ड्यूटी टू स्पीक, अगर आपकी ड्यूटी थी बोलने की और आप नहीं बोले तो क्या हो जाएगा? एक्टिव कंसीलमेंट। रेमेडीज क्या होती हैं? पार्टी डिफ्रॉड हैज एन ऑप्शन टू रिसाइड, मना कर देना, या फिर जो भी लॉस हुआ है उसका कंपनसेशन लेना।
एक्सेप्शंस क्या हैं? इन केस वेयर अ पार्टी डिफ्रॉडेड आफ्टर डिस्कवरिंग द फ्रॉड कंफर्म्स द कॉन्ट्रैक्ट विद फुल नॉलेज। वही चीज है, अगर आप फ्रॉड होने के बाद आपको पता चल गया है, उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट को कंफर्म कर देते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा। इलस्ट्रेशन भी समझ लेते हैं इसी के साथ। A sells by auction to B a horse which A knows to be unsound. A says nothing to B about the horse. This is not fraud. अब ये फ्रॉड क्यों नहीं है? उसकी तो ड्यूटी बनती थी, ऐसा लग रहा है। नहीं, इधर बी की ड्यूटी थी कि उसे इंस्पेक्ट करे हॉर्स को, इसलिए वो फ्रॉड के कैटेगरी में नहीं आया। B is A's daughter and has put some come of age, where relationship between the parties would make A duty to tell B if the horse is of unsoundness. अब जब उसकी ड्यूटी, ऐसा रिलेशनशिप हो गया कि अब उसकी ड्यूटी बन गई, तो वो फ्रॉड के अंदर आएगा। ऐसे ही आगे के दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम अलग से इनकी वीडियो बना देंगे। मूविंग फॉरवर्ड टू मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन हमारा सेक्शन 18 में डिफाइंड है। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या बोलता है? रीडिंग फ्रॉम बेयर एक्ट, मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड्स द पॉजिटिव असर्शन इन मैनर not warranted by information of a person making it or that which is not true though he believes it to be true। कुछ ऐसा कर देना कि not warranted by information of a person making it of which it is not true although he believes it to be true। कुछ ऐसी चीज बोल देना जो कि सच ना हो लेकिन वो मानता है कि वो सच है, तो क्या हो जाएगा? मिस रिप्रेजेंटेशन में। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के इस पॉइंट में डिफरेंस क्या हुआ? फ्रॉड में उसको पता था कि वो झूठ बोल रहा है, इसमें उसे क्या लग रहा है? उसे लग रहा है कि वो सच बोल रहा है। उसे पता होने में और लगने में थोड़ा डिफरेंस होता है लॉ में। फिर आता है सेकेंड, एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव gains an advantage of a person committing it or an of claiming under him by misleading another to his prejudice or to the prejudice of any other claiming under him। Third point, causing however innocently a party to an agreement to make a mistake as to the substance of a thing which is subject to an agreement। knowing innocently कोई गलती कर देना तो क्या हो जाएगा? मिस रिप्रेजेंटेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। इसे डिटेल में समझते हैं आगे। डेफिनेशन ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन के 3 पॉइंट थोड़े कंफ्यूजिंग से हैं, उसकी लैंग्वेज थोड़ी कंफ्यूजिंग है, तो उसके लिए हमने उसे पॉइंट में डिवाइड कर लिया है। डेफिनेशन क्या इन्वॉल्व करता है इसका? मिसरिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्व्स मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट ईदर बाय वर्ड्स और बाय कंडक्ट लीडिंग टू अनदर पार्टी टू फॉर्म अ इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग। एक इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग का जन्म देना किसी के दिमाग में, भले ही वो आपको पता है कि वो झूठ है या वो सच है, तो किस में आएगा? वो मिसरिप्रेजेंटेशन की कैटेगरी में आएगा। एलिमेंट्स क्या है फॉल्स स्टेटमेंट कि कोई झूठा कथन देना। इंटेंशन, इसमें इंटेंशन का बड़ा रोल होता है, किसी किसी जगह इंटेंशन होती है, किसी किसी जगह इंटेंशन नहीं होती, ये हमें रिड्यूस करना पड़ता है एज पर द पैराफ्रेजिंग। हमें बिलीव था तो वो किस में आ जाएगा? मिसरिप्रेजेंटेशन में। हमें पता था तो किस में आ जाएगा? फ्रॉड में। इंड्यूसमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट मेक द पार्टी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। आप इंड्यूस कर लिया, आपने उसे बहला फुसलाकर अपना एक एसेंट उसका ले लिया, तो क्या हो गया? वो मिसरिप्रेजेंटेशन में आ गया। मटीरियलिटी, मटीरियलिटी का छुपाना या मटीरियलिटी के बारे में गलत ज्ञान देना, फिर आ गया मिसरिप्रेजेंटेशन। टाइप्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन क्या क्या होते हैं? इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन, unintentionally or to make without a knowledge of it falsehood, the party making the false statement honestly believe it to be true। आपने unintentionally उसे बोल दिया, आपको भी लगा कि आप सच बोल रहे हैं, तो क्या हो गया? ये मिसरिप्रेजेंटेशन की कैटेगरी में आ गया, जो फर्स्ट पॉइंट डील करता है। सेकंड क्या आ गया? फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन, मेड विद इंटेंशन टू डिसीव। सेकंड पॉइंट, कुछ ऐसी बात बोल देना कि आपकी तो इंटेंशन थी उसको डिसीव करने की, तो किस में आ गया? फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन में। फिर नेग्लिजेंट मिसरिप्रेजेंटेशन, दैट इज थर्ड पॉइंट, मेड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग इट टू बी ट्रू। इट मे इन्वॉल्व्स अ लैक ऑफ ड्यू डिलिजेंस इन वेरीफाइंग द एक्यूरेसी ऑफ द स्टेटमेंट। कुछ ऐसी छोटी मोटी गलती के द्वारा कुछ ऐसी एक्यूरेसी में वेरिफिकेशन खराब हो जाना, तो क्या आ जाएगा? नेग्लिजेंट। आपकी नेग्लिजेंस की वजह से वो मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है। इफेक्ट क्या हो जाता है? वॉइडेबल बना देता है कॉन्ट्रैक्ट को। मिसरिप्रेजेंटेशन क्या है?
की रेमेडीज क्या है? रिसेशन, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकते हैं, डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। ड्यूटी टू करेक्ट, अगर कोई एरर हो जाता है और आपको पता लग जाए कि आपसे वो गलती से हो गया है तो आप उसे करेक्ट कर लीजिए, तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन की कैटेगरी में आएगा। लेकिन आपको पता लग गया कि वो गलती हो गई है तो फिर वो फ्रॉड की कैटेगरी में भी आ सकता है। फिर हम आते हैं लास्ट पॉइंट पे, दैट इज मिस्टेक। When a consent of a party to a contract is caused by mistake, it is not free with consent. मिस्टेक हमारी सेक्शन 20 में दी गई है। सेक्शन 20, 21 एंड 22 में मिस्टेक बताई गई है। क्लियरली डिफाइंड नहीं है, हमें रिड्यूस करना पड़ता है इसको। मिस्टेक दो टाइप की होती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। हम सब जानते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक्सक्यूजेबल है, मिस्टेक ऑफ लॉ एक्सक्यूजेबल नहीं है। अगर मिस्टेक ऑफ लॉ के द्वारा आपने कोई काम करा है तो आपको उसकी एक्सक्यूज नहीं मिलेगी। अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है और वो ऐसा फैक्ट है कि उसका रिपरकशन ज्यादा नहीं हो सकता तो आपको उसकी एक्सक्यूज मिल सकती है। लेकिन अगर हम कंसेंट की बात करें, आपको किसी मिस्टेक के अंडर आपको बिलीव था या आपको आपको ऐसा प्रतीत हुआ या कोई भी सर्कमस्टेंसेस के चलते, ऐसा मिस्टेक के चलते आपने कंसेंट दे दिया, अगर जो चीज आपको पता होती तो आपका वो आंसर नहीं होता, तो वो कंसेंट कैसा हो जाएगा? नॉट फ्री। Mistake may be work into mistake in mind of the parties in such that there is no genuine agreement between at all. There may no consent adam, that is prior meeting of mind. There may be absence of consent in the definition of section 13. The offer and the acceptance do not concede and genuine agreement is constituted between the parties. There may be genuine agreement, but there may be mistake as to a matter of fact relating to a agreement. कुछ मैटर ऑफ फैक्ट, किसी चीज के बारे में आपको ना पता होना या फिर गलत प्रतीत होना, जैसे कि ए आपको अपने हॉर्स बेचना चाह रहा था लेकिन ए के पास बहुत सारे हॉर्स हैं। ए ने नहीं बताया कि वो कौन सा हॉर्स बेचना चाह रहा है, लेकिन आपने एक हॉर्स पसंद कर लिया जो व्हाइट कलर का था, लेकिन ए तो ब्लैक वाला बेचना चाह रहा था, तो ये क्या हो गया? मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। तो उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइडेबल है। की फैक्ट्स क्या है? Mistake of fact. This section deals with situation where both parties to a contract are under a mistake of fact, material facts. Essential element. The contract is to be void under this section. The mistake must relate to a fact, not to a law. Mutual mistake. A crucial that mistake is mutual, meaning both the parties are laboring under the same misconception. दोनों को सेम मिसकंसेप्शन था। अब जो मैंने एग्जांपल दिया, ए ने भी नहीं बताया, ए को लगा कि आप ब्लैक वाला हॉर्स खरीदना चाह रहे हैं, बी ने भी नहीं बताया, बी को लगा कि वो व्हाइट वाला हॉर्स बेचना चाह रहा है, तो क्या हो गया? मिस्टेक हो गई, दोनों से म्यूचुअल मिस्टेक बोली जाएगी इसे। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट अ मिस्टेक, एक्सक्यूजेबल मिस्टेक नहीं मानी जाती। तो दिस वाज ऑल सेट फॉर द मिस्टेक थिंग। ये मैंने जैसे बताया दो टाइप की मिस्टेक्स होती है, एक मिसलेनियस होता है जो मतलब जनरली नहीं होता है, मिसलेनियस डाल दिया है कि कोई ऐसी चीज की मिस्टेक जो इन दोनों के अंदर फिट ना हो। This was all set from my end. This is the quick notes, quick revision of what the section is dealing, what this module is dealing with. Contract form, अगर कोई इन्फ्लुएंस से आपका फ्री कंसेंट विटेट करे तो आपके पास क्या रेमेडीज होती हैं और क्या इफेक्ट्स होते हैं, जो कि मैंने आपको सारे सेक्शन के साथ साथ पहले ही बता दिए हैं, लेकिन मोर प्रिसाइज वे में आपके लिए नोट्स प्रिपेयर करे गए हैं। अगर आपको दिक्कत है तो आप इन्हें रेफर कर सकते हैं। अगर ये आपको ये वीडियो पसंद आई है, डू कंसिडर लाइक शेयर सब्सक्राइबिंग टू लॉ माइंड एंड फॉर मोर सच वीडियोस डू फॉलो अस। थैंक यू।